हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट के लिए होने वाली है, जिन स्टूडेंट के पास ये वाली हिस्ट्री है। यानी देखिए, ये जो हिस्ट्री है इसका नाम है 20वीं सदी का विश्व इतिहास 1900 से 1945। ये हमारी हिस्ट्री की बुक है। और देखिए, ये जो आपकी हिस्ट्री की बुक है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या ये कहें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उन सभी को कवर करवा रही हूँ। और पूरी सीरीज चलाई है मैंने, जिसमें मैं आपकी पूरी ही बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करवा रही हूँ। देखिए, मैं आपके लिए ऑलरेडी इस सीरीज के पार्ट 3 तक ला चुकी हूँ। आज हमारा पार्ट 4 होने वाला है। तो अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है अभी तक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सीरीज का लिंक मिल जाएगा, जहाँ आप इसकी सारी ही पार्ट्स देख पाएंगे, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड आज हमारा पार्ट 4 होने वाला है। देखिए, अगर आपने ये पूरी ही सीरीज देख ली तो आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे इजीली पढ़ पाएंगे और अपने जो मार्क्स हैं वो अच्छे ला पाएंगे। सिर्फ पास ही नहीं, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे अगर आपने इसे ध्यानपूर्वक देख लिया। एंड लास्ट में मैं आपको सभी का एक मर्ज पार्ट दे दूंगी, जिसे अगर आप पार्ट के हिसाब से ना देखना चाहें तो सारे ही पार्ट्स को एक साथ एक वीडियो में देख पाएंगे। अगर आपने ये पूरी ही वीडियोस कवर कर ली हैं, इन सारी ही वीडियोस को कवर कर लेंगे तो आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी और आप इजीली अपने अच्छे नंबर गेन कर पाओगे। सिर्फ पास ही नहीं, अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे, इस बात की गारंटी है। तो आप इसको देखना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड देखिए, ये जो हमारी बुक है ये एनईपी के अंतर्गत आती है, ठीक है। देखिए, चाहे आप सोल के हों चाहे आप इग्नू के हों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपकी जो बुक्स होती हैं वो मोस्टली सिमिलर्स होती हैं, बस कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो आप उनको देख सकते हैं ताकि आपकी जो स्टडी है वो अच्छे से हो पाए। चलिए, हम बिना देरी करे हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जो हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ आएँ वो आप देख पाएँ। एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उन्हें सबसे पहले देख पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था या ये कहें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था जर्मनी में नाज़ीवाद के उदय के क्या कारण थे। यानी अब हम जर्मनी की बात कर रहे थे कि जर्मनी में नाज़ीवाद जो था उसका उदय क्यों हुआ, क्या कारण थे, हमें इस बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। क्या आप इस क्वेश्चन का परिचय किस तरह से लिख सकते हैं। नाज़ीवाद जो कि एडॉल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में उभरा का मुख्य उद्देश्य एक अत्यधिक राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी और नस्लवादी विचारधारा को लागू करना था। यानी देखिए, ये जो नाज़ीवाद है ये इसका जो विकास हुआ वो एडॉल्फ हिटलर के नेतृत्व में हुआ था, जो कि जर्मनी में हुआ था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो एक राष्ट्रवाद का जन्म करना था, साम्राज्यवादी व्यवस्था और नस्लवादी विचारधारा को विकसित करना था, ठीक है। नाज़ी पार्टी के उदय के पीछे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण थे, जिन्हें जर्मनी को इस विचारधारा की ओर आकर्षित किया। यानी नाजी पार्टी जब उदय हुई थी तो उसके तो उसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कुछ कारण थे, जिसकी वजह से जो जर्मनी थी उसकी जो विचारधारा थी उसको आकर्षित किया था। अब हम किस तरह से ये हुआ इसको देखेंगे। यानी इसका जो पहला कारण या पहला जो प्रभाव था उसे देखेंगे, जिसमें आप लिख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध और वायसाय की संधि का प्रभाव। जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वायसराय की संधि हुई थी उसका भी प्रभाव पड़ा था जर्मनी पर। किस तरह से, पहले तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा, फिर वायसराय की जो संधि की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा था। किस तरह से, चलिए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और वायसराय संधि जो कि 1990 के तहत लगाए गए कड़े शर्त ने जर्मनी समाज में गहरा असंतोष पैदा कर दिया। यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वायसराय की संधि हुई थी उसकी वजह से जर्मनी पर बहुत कड़े शर्तें लगाई गई थी, जिसकी वजह से जो जर्मनी के लोग थे उनमें असंतोष बढ़ गया था। इस संधि के तहत जर्मनी को भारी भुगतान, क्षतिपूर्वक भुगतान, क्षेत्रीय नुकसान और सेना की संख्या में भारी कटौती के रूप में अपमानित किया गया था। यानी जर्मनी के ऊपर बहुत बहुत भारी भुगतान के लिए उसे कहा गया था, और जो क्षेत्रीय नुकसान हुआ था उसकी भुगतान के लिए भी जर्मनी को कहा गया था, और जो जर्मनी की सेना थी उसमें कटौती करने के लिए उसे विवश किया गया था। क्योंकि देखिए, जर्मनी को ही मेन कारण माना गया था प्रथम विश्व युद्ध का। इसी वजह से जर्मनी पर बहुत सारे जुर्माने लगाए गए थे, क्योंकि ये कहा गया था कि जर्मनी ही कारण है प्रथम विश्व युद्ध का। तो सारी जो जो भी सभी देशों में नुकसान हुआ, जो भी हुआ, उस सभी का भुगतान जो करेगा वो जर्मनी करेगा, ऐसी सिचुएशन बन गई थी।
जिसकी वजह से जर्मनी में आर्थिक संकट और राष्ट्रीय अपमान की भावना को जन्म दिया, और जिसकी वजह से जर्मनी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और राष्ट्रीय अपमान का सामना करना पड़ा, क्योंकि पूरे विश्व में जर्मनी की थू-थू होने लगी थी। इससे एक शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हुई, जो देश को पुनः गौरव प्रदान कर सके। और इसके बाद में सभी लोगों को लगा कि हमारा जो देश है उसको एक शक्तिशाली नेता की आवश्यकता है, जो हमें पुनः जो गौरव है वो प्रदान करेगा, ताकि पूरे विश्व के सामने जो हमारी बेइज्जती हुई है उसको सही किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक संकट और महामंदी। किस तरह से आर्थिक संकट और महामंदी देख लेते हैं। 1929 में शुरू हुई वैश्विक महामंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को गहरा संकट में डाल दिया, क्योंकि देखिए 1929 की जो महामंदी थी वो विश्व स्तर पर बहुत बड़ी महामंदी थी और सभी देशों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा जर्मनी पर इसका गहरा प्रभाव देखने को मिला। बेरोजगारी, महंगाई और भुखमरी ने लोगों के आर्थिक तंगी के कगार पर ला दिया। यह संकट लोकतांत्रिक गणराज्य को कमजोर करने का कारण बना, और ये सभी जो बेरोजगारी थी, महंगाई थी और भुखमरी थी, इन सभी ने पूरे ही राष्ट्र को एक कमजोर राष्ट्र बनाने में भूमिका निभाई थी, जिससे लोग तानाशाही शासन की ओर आकर्षित हुए। अब जो लोकतंत्र था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था वहाँ का। इसी वजह से जो लोग थे वो तानाशाही की ओर जाने लगे, कि अगर हमारे देश को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो शायद तानाशाही से हमारे देश को फ़ायदा होगा। हिटलर और नाज़ी पार्टी ने इस संकट का लाभ उठाया और एक मजबूत राष्ट्रवादी शासन का वादा किया, और हिटलर और जो नाज़ीवादी पार्टी थी उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और एक मजबूत और राष्ट्रवादी शासन करने का वादा दिया, कि अगर हम जीतते हैं या आप हमें समर्थन करोगे तो हम एक मजबूत राष्ट्र बना देंगे। तो जिसकी वजह से जो लोग थे उन्होंने हिटलर का साथ दिया था। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक अस्थिरता। किस तरह से वेइमर गणराज्य की सरकार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार थी। अनेक दलों के बीच सत्ता संघर्ष, कमजोर शासन और हिंसक संघर्ष ने जनता को लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था से निराश कर दिया। और देखिए जो वहाँ की स्थिति थी वो एक ऐसी स्थिति थी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, हिंसक हो गई थी, जिसकी वजह से जो लोग थे उनका लोकतंत्र से पूरी तरीके से विश्वास उठ चुका था। उन्हें लगता था कि लोकतंत्र काम का ही नहीं है, और नाजी पार्टी ने इस अस्थिरता का लाभ उठाया और एक केंद्रीकृत सशक्त नेतृत्व के रूप में खुद को पेश किया। और जो नाजी पार्टी थी और खासकर जो हिटलर था उसने क्या किया, इस सभी का फायदा उठाया और एक केंद्रीकृत और सशक्त रूप से अपने आप को प्रेजेंट किया, कि हाँ अगर हम इस देश में आते हैं तो हमारी जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा लाभ कमाएगी, और जो हमारा पिछला गौरव था जो हम खो चुके हैं वो गौरव प्राप्त करेगी। इस तरह से जो नाजी पार्टी है वो सत्ता में आ जाती है। ठीक है। आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे नस्लीयवादी और राष्ट्रवादी विचारधाराएं। किस तरह से नाजीवाद ने नस्लीय श्रेष्ठताओं और जर्मन राष्ट्रवाद का प्रबल मिश्रण था। हिटलर ने अपनी विचारधारा में आधिकारिक आर्यन नस्ल के उन्नत और अन्य जातियों के प्रति घृणा को प्रमुख स्थान दिया। यानी ये अन्य जो नस्लीय जाति होती थी या अन्य जो जाति होती थी उनको घृणा के रूप में देखते थे। इन विचारधाराओं ने जर्मनी जनता के एक बड़े हिस्से को आकर्षित किया, और ये जो विचारधारा थी जो सबसे बड़े हिस्सा था उसको आकर्षित करने का कार्य करती थी, जो विश्व युद्ध के बाद अपमान और हानि से जुड़े हुए थे, और जिसकी वजह से जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बाद जो जिन लोगों को हानि हुई या जिन लोगों का अपमान हुआ था वो लोग अपने आप को उस चीज से कनेक्ट कर पाते थे। हिटलर ने इसे जर्मन गौरव और जर्मन श्रेष्ठता के सिद्धांत से जोड़ते हुए जर्मनों को एक मजबूत साम्राज्य बनाने का वादा किया, और हिटलर ने इसी चीज का फायदा उठाया और कहा कि ये हमारे गौरव है, और जो जर्मन श्रेष्ठता है उसके सिद्धांत से उसने उसको जोड़ दिया, और ये कहा कि हम एक मजबूत साम्राज्यवाद की स्थापना करेंगे। तो इसी वजह से लोगों ने हिटलर का साथ देना शुरू किया। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं हिटलर का नेतृत्व और प्रचार। किस तरह से हिटलर का नेतृत्व और प्रचार किया हिटलर ने, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व, उसकी सशक्त नेतृत्व क्षमता और उसकी उग्र भाषण ने जर्मन जनता को आकर्षित किया। यानी देखिए हिटलर जो था वो बेशक कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो भाषण देने की कला थी ना वो बहुत अच्छी थी। अगर वो एक बार भाषण देने लग जाए ना 4-5 घंटे लगातार भाषण देता था, और लोग लोग इधर उधर जाने की बजाय वो एक जगह पर खड़े होके बिना पलके झपकाए उसका पूरा भाषण सुनते थे। यानी चाहे वो 4 घंटे लगातार भाषण दे दे, चाहे वो 8 घंटे दे दे,
पर सभी लोग उसका भाषण सुनते थे क्योंकि वो इतना आकर्षित तरीके से भाषण देता था। जर्मनी के सभी व्यक्ति उसका भाषण सुनने के लिए आते थे क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसके भाषण को इग्नोर या फिर मिस नहीं कर पाता था। इतनी अच्छी तरीके से जो हिटलर था उसको भाषण देना आता था, जिसकी वजह से उसे जर्मन पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि नेताओं में तो भाषण देना आना चाहिए और वो भाषण देने में इतना माहिर था कि अगर उसे कोई टॉपिक दे दिया जाए तो उस टॉपिक पे वो घंटों बोल सकता था। और सिर्फ यही नहीं कि वो बोल रहा है और लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो इतना अच्छा बोलता था कि सभी लोग मजबूर हो जाते थे कि उसकी बातों को सुना जाए। इतनी अच्छी तरीके से उसके पास ये कला थी भाषण देने की। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, नाजी पार्टी ने प्रभावी प्रचार और प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जिससे हिटलर को एक वर्चस्वकर्ता और जर्मन राष्ट्रीय का सशक्त नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया। और हिटलर को एक जर्मन का सशक्त नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हिटलर की ओर से दिए गए वादों ने जर्मनों जनता को यह विश्वास दिलाया कि वह जर्मनी को पुनः शक्ति और सम्मान दिला सकता है। और हिटलर ने पूरी जनता को ये विश्वास दिला दिया कि अगर वो सत्ता में आएगा तो जर्मनी को पुनः उसकी शक्ति और जो सम्मान है वो मिल जाएगा, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद खो गया था। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, जर्मनी ने नाजीवाद के उदय के कारणों से वर्साई संधि द्वारा उत्पन्न असमान आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और हिटलर का प्रभावशाली नेतृत्व शामिल था। इन कारणों ने नाजी पार्टी को एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनाने का अवसर दिया जिससे जर्मन में तानाशाही शासन स्थापित किया और देश को नाजी विचारधाराओं के तहत एक नया दिशा दे दी। और इसी वजह से जो देश था वो अब तानाशाही की ओर चला गया था और पूरे देश को एक नई दिशा मिली जो कि हिटलर द्वारा दी गई थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका निष्कर्ष भी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान में सैन्यवाद का उदय कैसे हुआ, व्याख्या करें। यानी जो जापान है उसमें सैन्यवाद का उदय कैसे हुआ ये हमें बताना है। अभी हमने देखा जर्मनी में हिटलर का, अब हम देखेंगे जापान में सैन्यवाद का उदय किस तरह से होता है। चलिए देख लेते हैं जापान में सैन्यवाद का उदय किस तरह से होता है। इसके जो प्रस्तावना है या फिर परिचय है उसमें आप लिख सकते हैं, जापान में सैन्यवाद का उदय 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। इसका मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असंतोष था। यानी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असंतोष की वजह से यहाँ सैन्य शासन बन गया था जिससे सैन्य नेतृत्व ने अपनी शक्ति और राष्ट्रवाद के पक्ष में इस्तेमाल किया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कारण थे, अब उनमें से कुछ कारण हैं जो मैंने आपके लिए नीचे लिखे हैं। चलिए उन कारणों को देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं, मेजी पुनर्जागरण और उद्योगीकरण किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं 1868 में मेजी पुनर्जागरण के तहत जापान ने अपनी पारंपरिक फ्यूडल प्रणाली को समाप्त किया और पश्चिमी औद्योगिकरण और सैन्यीकरण की ओर कदम बढ़ाया। यानी 1868 में जो यहाँ की पारंपरिक फ्यूडल प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया और इन्होंने पश्चिमी औद्योगिकरण की और सैन्यीकरण की ओर कदम बढ़ाया। इन पुनर्जागरण के दौरान जापान ने पश्चिमी तकनीक और ज्ञान को अपनाया जिससे उसे औद्योगिक और सैन्य शक्ति के रूप में एक नई दिशा मिली। यानी इन्होंने अब पश्चिमी जो तकनीक थी, पश्चिमी जो ज्ञान था उनको अपनाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से इन्हें औद्योगिक और सैन्य नई दिशा मिल गई थी। जापान में साम्राज्यवाद ताकत बनने के लिए अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया और जापान में साम्राज्यवादी जो ताकतें होती हैं उसको बढ़ाने के लिए सैन्य शक्ति को बढ़ाया गया था ताकि जो साम्राज्यवाद है उसको अच्छे से बढ़ाया जा सके। ठीक है, आगे आप इसमें लिख सकते हैं, जो सीनियरवाद का पहला कदम था और इसी को सीनियरवाद का पहला कदम माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, एशियाई साम्राज्य की स्थापना की चाहत किस तरह से, चलिए देखते हैं। जापान ने सैन्य नेताओं ने एशिया में जापान का प्रभुत्व स्थापित करने का सपना देखा। यानी जापान के जो नेता थे उन्होंने एशिया में जापान का प्रभुत्व स्थापित करने का सपना देखा था। चीन और कोरिया में प्रभाव बढ़ाने के लिए युद्धों का सहारा लिया और चीन और कोरिया में जो जापान है उसका प्रभाव जमाने के लिए इन्होंने युद्धों का सहारा लिया। 1894 और 95 में प्रथम चीनी जापानी युद्ध और 1904 से 1905 में रूसी जापान युद्ध की जीत ने जापान को एक प्रमुख साम्राज्यवादी ताकत बना दिया। यह सैन्य प्रभाव और बढ़ती ताकत
जापान में सीनियरवाद क्या उदय का मुख्य कारण बनी। यानी देखिए अब इन्होंने युद्धों का सहारा लेना शुरू कर दिया ताकि जो एशिया है वहां पर इनका प्रभुत्व जम सके। इन्होंने पहली बार 1894 से 95 में चीनी और जापानी युद्ध किया और उसके बाद में 1904 से 1905 में रूसी और जापानी युद्ध किया और इसमें जापान की विजय हुई, जिसकी वजह से इनका जो प्रभाव था वो और ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और पश्चिमी दबाव। किस तरह से पश्चिमी देशों द्वारा एशिया में साम्राज्यवादी दबाव और प्रभाव के कारण जापान को अपनी सुरक्षा और प्रतिष्ठिता बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति बढ़ानी पड़ी। यानी जो पश्चिमी देश थे वो एशिया के देशों पर अपना कब्जा कर रहे थे और एशिया और पश्चिमी देशों के कब्जे में न आए जापान, इसी वजह से अपनी सेना को बढ़ाया इसने और अपने आप को सशक्त बनाया। जापान ने अपनी सैन्य शक्ति को आधुनिक बनाने के लिए लगातार निवेश किया और पश्चिमी देशों की तरह एक मजबूत सैन्य और औद्योगिक राष्ट्र बनने का प्रयास किया। और जिस तरह से जो पश्चिमी देश बहुत ज़्यादा सशक्त और मजबूत राष्ट्र थे, इसी तरीके से जापान ने भी अपने आप को सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनाने का प्रयास किया, अपनी सैन्य और उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं आंतरिक असंतोष और सैन्य प्रभाव। किस तरह से यहाँ पर आंतरिक असंतोष और सैन्य प्रभाव हुआ, चलिए देखते हैं। जापान में आर्थिक संकट, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष की स्थिति थी और इन समस्याओं का हल सैन्य नेतृत्व द्वारा किया गया। सैन्य नेताओं ने खुद को देश की सुरक्षा और सम्मान का रक्षक मानते हुए सरकार के अधिकारों से अधिक प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने अपने सैन्य दृष्टिकोणों को राष्ट्रीय नीतियों के रूप में प्रस्तुत किया और धीरे धीरे सेनाओं ने राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप करना शुरू किया। यानी देखिए जो जापान था उसकी जो आर्थिक संकट था, बेरोजगारी थी और सामाजिक असंतोष था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि वहाँ की जो राजनीतिक पार्टी थी वो उस चीज़ को नहीं संभाल पा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ की जो सेना थी उसने धीरे धीरे राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। अब वो धीरे धीरे इतना हस्तक्षेप होने लगा कि जो सत्ता थी वो सेना के हाथों में चली गई थी। अब ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं सैन्यवादों का प्रचार और प्रभाव। किस तरह से सैन्यवाद का प्रचार और प्रभाव हुआ। सैन्यवादी विचारधाराओं को जापानी समाज में गहरे स्तर तक पैंट बनाने के लिए सैन्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा में बदलाव किया और बच्चों को सैन्य सेवा और राष्ट्रवादी कर्तव्यों के लिए प्रशिक्षित किया। इसके साथ ही जापान में साम्राज्यवाद और सैन्य विचारधाराओं को संस्कृति और समाज के अन्य पहलुओं में भी प्रचारित किया गया और धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो सेना थी वो सत्ता में आ गई और धीरे धीरे जो संस्कृति थी और जो हमारे परंपराएं थी उसको परिवर्तन किया गया और किस तरह से जो सत्ता में जो हमारी सेना थी उसने प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। जापान में सीनियरवाद का उदय एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, जिससे मेजी पुनर्जागरण, साम्राज्यवाद, महत्वाकांक्षाएं, पश्चिमी दबाव और आर्थिक असंतोष प्रमुख कारण थे। जैसे अभी हमने देखा ये एक छोटी सी प्रक्रिया नहीं, बहुत बड़ी प्रक्रिया थी जिसमें एक नहीं कई पहलुओं को शामिल किया गया था। अन्य नेताओं ने अपनी शक्ति बढ़ाकर समाज और सरकार के सैन्य विचारधाराओं को फैलाया, से जापान ने खुद को एक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया और जो अन्य नेताएं थे उन्होंने भी अपनी जो सैन्य शक्ति थी उसको बढ़ाया और जापान में एक सैन्य शासक या सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित हो गया था धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं यह सैन्य शासन और जापान के आक्रामक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की नींव बनी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्ण रूप से प्रकट हुई और धीरे धीरे यहाँ पर जो सैन्यवाद था वो उदय होने लगा और सबसे ज़्यादा जो ये प्रस्तुत हुआ या सबसे ज़्यादा जो दिखाई दिया वो हमें द्वितीय विश्व युद्ध में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेन में फ्रैंकोवाद को परिभाषित कीजिए। जो स्पेन में फ्रैंकोवाद आया था, अब हमें वो बताना है कि फ्रैंकोवाद क्या था और किस तरह से स्पेन में इसका उदय हुआ था। चलिए इसका परिचय देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिख सकते हैं फ्रैंकोवाद स्पेन में फ्रांसिस्को फ्रैंको के नेतृत्व में स्थापित राजनीति और सैन्य शासन व्यवस्था को कहा जाता है। यानी देखिए फ्रैंकोवाद जो है वो एक जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के नेतृत्व में स्थापित राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था थी जिसे फ्रैंकोवाद कहा जाता था, जो कि 1939 से 1975 तक स्पेन पर शासन करती थी।
1939 से 1975 तक ये स्पेन पर शासन करती थी। फ्रैंकोवाद एक तानाशाही शासक था, यानी ये जो फ्रैंकोवाद था ये एक तानाशाही शासक था जो सैन्य, राष्ट्रवादी और फासीवादी विचारधाराओं पर आधारित था, जिसमें राज्य का पूरा नियंत्रण एक केंद्रीय सत्तावादी सरकार के हाथों में था। जैसे कि आप सभी को भी पता है, जो हमारा तानाशाही होता है उसमें जो सरकार का नियंत्रण होता है वो एक ही सत्ता के हाथों में होता है, वैसे ही फ्रैंकोवाद में था। और यह विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कम्युनिस्ट या साम्यवादी आंदोलनों के खिलाफ होती थी। ठीक है, क्योंकि ये लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, कम्युनिस्ट और जो भी हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उन सभी के खिलाफ होती थी। फ्रैंकोवाद की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब हम देखेंगे फ्रैंकोवाद की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी और यहाँ के लोगों ने फ्रैंकोवाद को क्यों अपनाया था, क्योंकि कोई ना कोई तो विशेषता होगी तभी तो इसको अपनाया गया था। तो पहला आप इसमें लिख सकते हैं तानाशाही शासन। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं फ्रैंकोवाद में एक व्यक्ति के अधीन शासन था, अर्थात जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको ने पूरे देश का नियंत्रण अपने हाथों में रख स्पेन में किसी भी प्रकार का राजनीतिक विरोध या लोकतांत्रिक गतिविधियां प्रतिबंधित थीं। कोई स्वतंत्र चुनाव या विपक्ष दलों की गतिविधियां नहीं थी और यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का शासन जो कि जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको थे, और यहाँ पर कोई भी अन्य जो राजनीतिक या लोकतांत्रिक पार्टी नहीं थी, ये लोकतंत्र का विरोध करते थे और कोई भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नाम की चीज नहीं थी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सैन्यवाद और सैन्य शासन। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं फ्रैंको के शासन में सेना का प्रमुख स्थान दिया गया था, सैन्य अधिकारियों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया था और सैन्य शासन तंत्रिका संरचना को मजबूत किया गया था। यह शासन पूरी तरह से सैन्य नियंत्रण में था, यानी यहाँ पर जो सरकारी पद थे उस पर भी जो सेना के अधिकारी थे उनको नियुक्त किया गया था और पूरा ही नियंत्रण सेना के हाथों में होता था यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में नस्लीयवादी और राष्ट्रीयवादी विचारधाराएं। नस्लीयवादी और राष्ट्रीयवादी विचारधाराओं के अंतर्गत आप लिख सकते हैं फ्रैंकोवाद ने एक मजबूत राष्ट्रीयवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया, जिसमें स्पेन को एकजुट और समृद्ध बनाने का उद्देश्य था। फ्रैंको ने स्पेनिश राष्ट्रीयता की अवधारणा को महत्वपूर्ण माना और उसके खिलाफ अलगाववादी या क्षेत्रीय भाषाई आंदोलनों का विरोध किया। वह स्पेन के गौरव और अखंडता के पक्षधर थे, यानी ये जो थे ये स्पेन की गौरव और अखंडता के पक्ष में रहते थे और यहाँ इन्होंने स्पेनिश जो थी उसको बढ़ाने का प्रयास किया और जो क्षेत्रीय भाषाएं होती थी और अल्पसंख्यक भाषाएं थी उनका विरोध किया। उन्हें कुछ भी करने या फिर आगे आने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं धार्मिक और सामाजिक नियंत्रण। फ्रैंकोवाद ने कैथोलिक चर्च को राज्य के प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित किया। चर्च को व्यापक अधिकार दिए गए थे और फ्रैंको ने धर्म को राज्य नीतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी। धार्मिक शिक्षा और धार्मिक संगठनों का राज्य के मामलों में गहरा प्रभाव था। समाज में पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया और महिलाओं को घरेलू कर्तव्यों तक सीमित किया गया। यानी ये जो थे ये कैथोलिक चर्च को बढ़ावा देते थे और कैथोलिक जो चर्च है उसकी भूमिका को एक विशेष स्थान दिया गया था सारी चीजों में। और यहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति थी वो सिर्फ घरों तक सीमित थी, यानी महिलाओं को सिर्फ घरों तक सीमित रखा जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक नीतियां। फ्रैंको की आर्थिक नीतियां प्रभाव में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी, जिसमें औद्योगिकरण और कृषि सुधार की ओर बढ़ने की कोशिश की गई थी। यानी ये जो थी ये आत्मनिर्भर थी और यहाँ औद्योगिकरण और कृषि सुधार की कोशिश की जा रही थी। कृषि सुधार की तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। इसमें आगे लिख सकते हैं हालांकि बाद में इसमें मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिससे विदेशी निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिला और आगे चल के इन्होंने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपना लिया, जिसने विदेशी जो निवेश था और विदेशी जो व्यापार था उसको बढ़ावा मिल गया। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रचार और दमन। फ्रैंको ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए कठोर दमनकारी नीति अपनाई। उन्होंने विपक्ष विचारधाराओं जैसे समाजवाद, कम्युनिज्म और रिपब्लिक विचारधाराओं को दबाया, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, कैदी बनाया और निष्कासित किया। सरकार ने अपने उद्देश्य को प्रचार माध्यमों के माध्यम से सफलता और कड़ी सेंसरशिप लगाई, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा कड़े नियम थे और जो समाजवाद था, कम्युनिज्म था और रिपब्लिक विचारधाराएं थी उनको बिल्कुल रोका गया और जो लोग भी इनकी सिफारिश करते थे या जो लोग भी इनका समर्थन करते थे उनकी गिरफ्तारी की गई, उन पर सेंक्शन लगाए गए, उन्हें बंदी बनाया गया। ऐसी सिचुएशन हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं फ्रैंकोवाद एक अत्यंत तानाशाह और राष्ट्रवादी विचारधारा थी, जो कि अभी हमने देखा कि ये कितनी ज्यादा क्रूर विचारधारा थी,
जिसने स्पेन में राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार और लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई जगह नहीं छोड़ी। जनरल फ्रैंको का शासन व्यक्तित्व, अधिकारों और राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति अत्यधिक दमनात्मक था और यह स्पेन की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में गहरा बदलाव पाया। ठीक है, ये सभी हम इसमें देख सकते हैं। आई होप आपको निष्कर्ष अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध था, इसकी जो प्रमुख घटनाएं थी उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 1945 तक चला था, मानव इतिहास का सबसे भयावह संघर्ष था, जिसमें अधिकांश देशों की सैन्य शामिल। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मृत्यु हुई और दुनिया के भू राजनीतिक नक्शे में विशाल परिवर्तन हुआ। युद्ध की शुरुआत से लेकर समापन तक कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो युद्ध के विकास और उसके परिणामों को प्रभावित करते हैं। यानी देखिए, ये जो है ये एक भयावह घटना थी जिसने पूरे विश्व के जितने भी लोग थे सभी को प्रभावित किया, और ना कि सिर्फ लोगों को, भू राजनीति को भी प्रभावित किया, क्योंकि जो हमारे क्षेत्र थे उनमें परिवर्तन हुआ, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ, हमारे औद्योगिक में, हमारी राजनीति में, हमारी जो सैन्य थी सभी में हम परिवर्तन देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण की वजह से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब हम इसकी प्रमुख घटनाओं को देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं युद्ध की शुरुआत 1939, यानी 1939 में युद्ध की शुरुआत हुई। किस तरह से? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में नाजी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से हुई। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से हुई थी, जो कि 1 सितंबर 1939 को हुआ था। इस आक्रमण के जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और इसी आक्रमण के जवाब में जो ब्रिटेन था और फ्रांस था उसने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि पोलैंड जो था वो ब्रिटेन और फ्रांस का फ्रेंड था। इसी वजह से जब इनके फ्रेंड पर आक्रमण हुआ तो इन्होंने उसका जवाब देने के लिए जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। पोलैंड की गिरावट के जर्मनी ने सोवियत संघ के साथ 1939 में मैलोटन रिबेनट्रॉप संधि की, जिसके तहत दोनों देशों ने पूर्व यूरोप में अपने प्रभाव क्षेत्रों को बांटने का सुझाव किया था। ठीक, अब देखेंगे फ्रांस पर आक्रमण 1940 में फ्रांस पर आक्रमण हुआ किस तरह से, चलिए देखते हैं। जर्मनी ने 1940 में पश्चिमी यूरोप पर आक्रमण करना शुरू किया। मई 1940 में जर्मनी ने फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड पर हमला किया। केवल 6 सप्ताह में जर्मनी सेना ने फ्रांस पर कब्जा किया। यानी देखिए 6 महीने के अंदर अंदर ही फ्रांस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। जर्मनी ने पेरिस पर कब्जा कर लिया और फ्रांस को जर्मनी कब्जे में डाल दिया, जिससे युद्ध का स्वरूप बदल गया। यानी जो जर्मनी था उसने पेरिस पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से जो फ्रांस था वो उसके बिल्कुल ही कब्जे में आ गया और युद्ध का जो स्वरूप था वो पूरी तरीके से बदल जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बैटल ऑफ ब्रिटेन, जो कि हमारा 1940 में हुआ था। बैटल ऑफ ब्रिटेन को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं फ्रांस की पराजय के बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यानी फ्रांस को हराने के बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर कब्जा करने की योजना बनाई, जिसे ऑपरेशन सिलाओ कहा गया। यानी जो ब्रिटेन पर कब्जा करने की नीति थी उसको ऑपरेशन सिलाओ के नाम से जाना गया। जर्मनी वायुसेना ने ब्रिटेन के शहर पर भीषण बमबारी की, जिससे बैटल ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। यानी जब जर्मनी ने ब्रिटेन पर बमबारी करना शुरू किया तो उसे बैटल ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। हालांकि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स RAF ने शानदार प्रतिरोध किया और जर्मन को इस आक्रमण से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और जो जर्मनी थी वो ब्रिटेन पर कब्जा नहीं कर पाई। ये ब्रिटेन की विजय थी और यूरोप में नाजी विस्तार को रोकने में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, और यूरोप में जो नाजी विस्तार बढ़ता जा रहा था उसको रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था ये। ठीक है, अब हम देखेंगे सोवियत संघ पर आक्रमण 1941। किस तरह से सोवियत संघ पर आक्रमण हुआ 1941 पर, इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं 22 जून 1941 को जर्मन ने ऑपरेशन बारबरोसा के तहत सोवियत संघ पर आक्रमण किया। देखिए हर जगह जो है वो जर्मन ही आक्रमण कर रहा है, सारे देशों पर जर्मनी ही जाकर आक्रमण कर रहा है। यह युद्ध सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक था, जिसने जर्मनी के सोवियत संघ के विशाल क्षेत्र में आक्रमण युद्ध लड़ा। जर्मनी सेना शुरू में तेज से बढ़ी, लेकिन सर्दियों और सोवियत प्रतिरोधों के कारण उनकी गति थम गई। सोवियत संघ के दृढ़ प्रतिरोध और सर्दी ने जर्मनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। और यहाँ पर भी जब ये रूस सोवियत संघ पर कब्जा करने गए तो यहाँ पर सर्दी और जो सोवियत संघ की सेना थी दोनों भारी पड़ गई, और जिसकी वजह से जर्मनी सरकार को काफी नुकसान हुआ। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं
पर्ल हार्बर पर आक्रमण 1941। किस तरह से दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिकी नौसेना अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया, यानी यहाँ पर जापान ने हमला किया। इस हमले ने अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों को भारी नुकसान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया, जिसकी वजह से जो अमेरिका था वो भी अब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है, क्योंकि जापान जो है वो अमेरिका पर हमला कर देता है। यह घटना युद्ध के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दी, क्योंकि अमेरिका अब युद्ध में सक्रिय रूप से भागीदार बन चुका था। क्योंकि देखिए, पहले जो अमेरिका था वो सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं कर रहा था युद्ध में, वो दूर ही था। लेकिन जब जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया तो अब जो अमेरिका था वो भी युद्ध में सक्रिय रूप से उतर गया और युद्ध में लड़ने लगा था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्टालिनग्राद की लड़ाई, जो कि 1942 से 1943 में हुई थी। 1942 में जर्मन सेना सोवियत शहर स्टालिनग्राद पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। यह युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सोवियत सेना ने बर्फीली सर्दियों में जर्मनी सेना को घेर लिया और उन्हें भारी नुकसान हुआ। जर्मनी सेना की हार और इसके बाद के पतन ने युद्ध के मोर्चे को बदल दिया और सोवियत संघ ने निर्णायक सफलता हासिल की। यानी जब जर्मनी सोवियत संघ पर कब्जा करने गया तो सोवियत संघ ने जर्मनी को हरा दिया, जिसकी वजह से जो इनका प्रभुत्व था वो कम हो गया। अब सोवियत संघ का प्रभुत्व हमें बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नॉर्मंडी आक्रमण, जिसे डी डे के नाम से जाना जाता है, जो कि 1944 में हुआ था। जून 1944 को मित्र राष्ट्रों ने नॉर्मंडी में जर्मनी कब्जे वाले यूरोप में सबसे बड़ा आक्रमण किया, जिसे डी डे कहा जाता है। यह आक्रमण मित्र राष्ट्रों द्वारा यूरोप में जर्मनी सेना के खिलाफ किया गया था। प्रमुख मोर्चा था। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जर्मनी सेना को हटा दिया गया और मित्र राष्ट्रों में जर्मनी पर विजय की राख खुली। यानी देखिए, अब जो जर्मनी था उसको हटा दिया गया मित्र राष्ट्रों ने। अब जो मित्र राष्ट्र थे वो विजय करने लगे थे। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर आक्रमण बम 1945 पे हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की गई थी अमेरिका द्वारा, जो कि जापान के शहर हैं। इनके बारे में आपने भी सुना होगा। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। इन बमों ने जापान के 2 बड़े शहरों को नष्ट कर दिया और लाखों लोग मारे गए। इस घटना के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो गया। यानी देखिए, 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए जो जापान था उसके 2 देश हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, और उसी के बाद में 15 अगस्त 1945 को जो जापान है वो आत्मसमर्पण कर देता है और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। देखिए, इसके बावजूद जो जापान था वो आत्मसमर्पण करने ही वाला था, लेकिन अमेरिका ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए वहां हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की थी, जो कि परमाणु बम थे। देखिए, परमाणु बम जो हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। देखिए, 1945 में बम गिराए गए थे और अभी तक वहाँ पर इन दोनों शहरों पर इसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो परमाणु बम थे ये जो नस्ल होती है उसको बर्बाद कर देते हैं। वहाँ की जो अभी भी बच्चे पैदा होते हैं वो हैंडीकैप पैदा होते हैं। सिर्फ इसी परमाणु बम का वहाँ असर अभी तक देखा जा सकता है, और वहाँ की जो जनरेशन्स हैं या ये कहें वहाँ के जो बच्चे हैं वो अभी तक विकलांग पैदा होते हैं। वहाँ के बच्चे अभी भी नॉर्मल पैदा नहीं होते उन दोनों शहरों के, क्योंकि वहाँ का जो ये परमाणु बम गिराया गया था उसका असर अभी भी वहाँ मौजूद है, और परमाणु बम जो होता है वो आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा बहुत खतरनाक हथियार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे युद्ध का समापन, जो कि हमारा 1945 में हुआ था। युद्ध का समापन इसको देख लेते हैं। जापान ने आत्मसमर्पण के साथ 2 अगस्त 1945 को औपचारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। यह युद्ध न केवल जर्मनी जापान की हार का कारण बना, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए। यानी देखिए, ये जो थे ये दुनिया भर को सिर्फ प्रभावित ही नहीं करते, बल्कि पूरी दुनिया में जो राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन आए उसका भी एक कारण बना। जैसे ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और शीत युद्ध की शुरुआत हुई, और इसके परिणाम के बाद ही ये कहें द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम ही ये निकला कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना हुई और शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। चलिए, अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं एक एक करके युद्ध के मोड़ और परिणामों को निर्धारित करती थी।
जर्मनी और जापान द्वारा शुरू किया गया आक्रमण मित्र राष्ट्रों का दृढ़ प्रतिरोध और अमेरिका की भूमिका ने युद्ध के अंत को सुनिश्चित किया। अब देखिए, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये जर्मनी और जापान द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसका जो अंत था वो अमेरिका द्वारा किया गया, ठीक है, जो कि एक मित्र राष्ट्र था। युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव आए, जिनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। और ये जो है इसमें बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आए, जिसका जो प्रभाव है वो हम आज भी देख सकते हैं। आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन और आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम DU एजुकेशन क्लब है। एंड आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका भी नाम DU एजुकेशन क्लब है, और इसका भी लिंक अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ओके। एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग न्यू वीडियोज़ आएँ आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। आई होप आपने अभी तक कर दिया होगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।